हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज की इस क्लास में। हाँ तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है बिलियन। तो आज हम बिलियन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि बिलियन क्या होता है, बिलियन कितने प्रकार का होता है, बिलियन कहते किसे हैं। आज हम इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। हाँ तो दोस्तों, आज हमारा इस चैप्टर का सबसे पहला पार्ट होने वाला है। ठीक है, तो हाँ तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं कि बिलियन क्या होता है, बिलियन किसे कहते हैं, बिलियन कितने प्रकार का होता है। तो देखो, ये ये हमारा क्लास 12th का सबसे पहला चैप्टर है बिलियन। क्लास 12th केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर है बिलियन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम देखते हैं। देखो, हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस बिलियन चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है पूरे चैप्टर में। ठीक है, तो देखो, हम पूरे चैप्टर में केवल बिलियन के बारे में ही पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहला हमारा टॉपिक होने वाला है बिलियन के प्रकार, कि बिलियन क्या होता है, बिलियन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कुछ टॉपिक लिखा हुआ है कि ठोस में ठोस, द्रव, गैस। तो यानी कि इस चैप्टर में हम तीन प्रकार के विलयन के बारे में पढ़ेंगे। पहला तो ठोसीय विलयन पढ़ेंगे, दूसरा गैसीय विलयन पढ़ेंगे, तीसरा द्रवीय विलयन पढ़ेंगे। यानी कि पहला ठोस विलयन पढ़ेंगे। देखो, ठोस विलयन भी हमारे इस ठोसीय विलयन, द्रवीय विलयन, गैसीय विलयन। ठीक है, और दूसरा टॉपिक हमारा क्या है, विलयन के सांद्रता को व्यक्त करने हेतु पद। देखो, सांद्रता के पद यानी विलयन की हमें मात्रात्मक पद पढ़ना है। जैसे द्रव्यमान प्रतिशत हो गया, मोलरता हो गया, आयतन प्रतिशत हो गया, मोललता हो गया, मोलंस हो गया। इसे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी शॉर्ट में समझ लो चैप्टर फ्लो है कि हम चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जब ये टॉपिक में डिटेल में यहाँ पढ़ाऊंगा तो आप वहां पर अच्छे से समझना, आपको एकदम अच्छे समझ में आने वाला है सारा टॉपिक। ठीक है, और तीसरा हमारा इस चैप्टर में टॉपिक होने वाला होगा विलेयता। ठीक है, और चौथा टॉपिक हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में हेनरी और राउल्ट के नियम को। ये जो चौथा पॉइंट है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है। हर साल यूपी बोर्ड में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि हेनरी का नियम बताइए, राउल्ट का नियम बताइए। इसको हम अच्छे से एकदम डिटेल में करेंगे। ठीक है, और और दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको मैं कहूंगा, आप कुछ भी मत इस चैप्टर से पढ़ के जाओ, बस ये दो टॉपिक पढ़ लेना, चौथा वाला और छठा, और उस संख्य गुणधर्म। ये एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वाष्प दाब में कमी, क्वथनांक में वृद्धि, हिमांक में कमी, पराशर दाब, इन सबको मैं आगे आगे की कक्षाओं में डिटेल में आपको पढ़ाने वाला हूँ। आपको एकदम फुल, एकदम अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, और पांचवा पॉइंट होगा आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन। आपको समझ में आ गया इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे विलयन क्या होता है, फिर उसके बाद हम समझेंगे विलयन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि विलयन कितने प्रकार का हमें यहाँ संभव है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट होने वाला है विलयन का सांद्रता के रूप में व्यक्त करना। ये जो है दूसरा पॉइंट, ये होने वाला है विलयन के सांद्रता का पदों में व्यक्त करना। यानी हम यहाँ पे कुछ ऐसे फार्मूलाज देखेंगे जिसे हमें विलयन के बारे में पता चलेगा। ठीक है, जैसे कि एक फार्मूला है, इसमें मोलरता है, मोललता है, मोलन से आपने पिछली कक्षाओं में इन सब के बारे में जरूर ही पढ़ा होगा, क्लास 11 में भी है। ठीक है, तो हाँ, तो दूसरा पॉइंट पढ़ने वाले हैं, तीसरा पॉइंट पढ़ने वाले हैं विलेयता। ठीक है, और चौथा पॉइंट पढ़ेंगे हेनरी तथा राउल्ट का नियम। पांचवा पॉइंट पढ़ने वाले आदर्श अनादर्श विलयन, और छठा पॉइंट पढ़ेंगे अणुसंख्य गुणधर्म। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आपको इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आप अच्छे से नोट्स बनाइएगा, मैंने यहाँ पर अच्छे से आपके लिए नोट्स बनाया हुआ है। ठीक है, आपको और कहीं से नोट्स नहीं बनाना है, आपको क्लास से ही नोट्स बनाना है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम सबसे पहले समझ लेते हैं बिलियन क्या होता है। देखो, बिलियन होता क्या है, उसे उसे हमें समझना होगा सर्वप्रथम। देखो, बिलियन क्या होता है, एक मिनट में थोड़ा सा अच्छा सा पेन ले लो कोई। देखो, बिलियन की परिभाषा हम समझते हैं कि बिलियन होता क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। अब देखो, यानी दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। देखो, ये जो समांगी मिश्रण है, हम पहले इसे समझते हैं। समांगी का अर्थ क्या है? देखो, समांगी का अर्थ होता है समान अंग। समान अंग, देखो, जैसे यहाँ पर मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लिया हुआ है। देखो, ये हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, अब इसके अंदर हमने क्या किया,
हमने पानी मिला दिया, वाटर, फिर हमने इसमें क्या डाल दिया, NaCl में होता है नमक, ये नमक का सूत्र होता है NaCl। मैंने इसको घोल दिया। मान लो आप कोई एक बर्तन ले लो, उसके अंदर थोड़ा पानी मिला दो, उस पानी में थोड़ा सा नमक डाल दो और उसको अच्छे से उसमें घोल दो। ठीक है, अब देखना जो आपने नमक घोला है क्या पानी में वो अच्छे से मिल जाता है। अब चाहे पानी आप इस ऊपरी वाली भाग से आप निकाल कर टेस्ट करो, चाहे आप पानी को आप निचली वाली भाग से लो, चाहे आप बीच वाली भाग से लो, हर जगह कैसा आपको लगेगा, नमकीन ही पानी का स्वाद आएगा। यानी कि जो हमारा विलयन होता है एक प्रकार के समांगी हो जाता है, यानी जो भी आप चीज विलयन में मिला रहे हो अच्छे से एकदम समान रूप से मिल जाता है। ठीक है, इसी के लिए यानी विलयन कैसे होगा, वो समांगी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने पानी और नमक का विलयन लिया था कैसा विलयन है, एक प्रकार से समांगी विलयन होता है। ठीक है, आपको विलयन समझ में आया। जैसे कि आप मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, अगर कोई मान लो कोई शराबी व्यक्ति है, शराब पीता है, तो क्या करेगा, वो मान लेते हैं एक ऐसा पात्र लेगा। ठीक है, यहाँ देखो मैं यहाँ बना रहा हूँ, एक ऐसा पात्र लेगा, इसमें थोड़ी मात्रा में क्या डालेगा, शराब डाल देगा यहाँ पर। ठीक है, ये थोड़ी मात्रा में क्या लेगा, शराब लेगा, इसके अंदर क्या मिला देगा, पानी मिला देगा। अब देखो जो शराब में पानी मिलाया है वो क्या करेगा, पानी शराब में अच्छे से क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। तो क्या हो गया, एक प्रकार से वो भी क्या बन गया, विलयन बन गया, एकदम अच्छे से मिल जाता है, उसी कहते हैं समांगी मिश्रण। एक बार मैं आपको और बता देता हूँ, विलयन क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। यहाँ पर मैंने आपके लिए एग्जाम्पल भी दिया है कि हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें थोड़ा सा पानी मिला दिया, उस पानी में थोड़ा सा हमने क्या डाल दिया, नमक डाल दिया, NaCl। NaCl क्या हुआ, यानी जो नमक है पानी में अच्छे से घुल गया। अब पानी को हम चाहे जैसे टेस्ट करें, जो पूरी पानी है पूरे रूप से उस पानी में नमक जाकर घुल गया, इसी को कहते हैं समांगी मिश्रण। ठीक है, अब हम समझते हैं विलयन के प्रकार। अब देखो हमें हमें विलयन कितने प्रकार से हम बना सकते हैं। अब देखो विलयन को पहले देखेंगे घटकों की संख्या के आधार पर। अब हमें समझते हैं घटक क्या होता है, यानी विलयन के प्रकार। हम सबसे पहला जो टॉपिक होगा विलयन के प्रकार में, हम पहले समझेंगे घटकों की संख्या के आधार पर। देखो घटक क्या होता है, मान लो आपके पास कोई बर्तन है, उसके अंदर आपने क्या क्या चीजें मिलाई है, क्या क्या पदार्थ मिलाया है, वही क्या कहलाएगा, घटक कहलाएगा। आपको समझ में आ रहा है। जैसे आप अभी हमने यहाँ एग्जाम्पल देखा है, ये जो टेस्ट ट्यूब था इसके अंदर हमने क्या मिलाया, पहले पानी लिया टेस्ट ट्यूब में, फिर उसमें नमक मिलाया, यानी जो पानी और नमक जो है वही क्या हो गया, वो घटक हो गया। यानी यहाँ पर हमने जो टेस्ट ट्यूब था उसमें कितने घटक लिए, हम क्या बोलेंगे, दो घटक लिए। पहला क्या, पानी है, दूसरा नमक है। यानी कि इसी घटक के आधार पर हम विलयन कितने प्रकार के बना सकते हैं। तो देखो जो पहला होगा द्विअंगी विलयन होगा, यानी द्विअंगी से आपको नाम से ही समझ में आ गया, द्वि माने दो, अंगी माने उसमें होंगे अंग और विलयन के, यानी जिसमें दो घटक हो, जिसमें दो घटक होते हो क्या कहलाते हैं, द्विअंगी विलयन कहलाते हैं। जैसे यहाँ देखो वही एग्जांपल हमने यहाँ पर भी डाल दिया है, ये टेस्ट ट्यूब ले लो, उसके अंदर आपने पानी मिलाया, फिर उसमें आपने थोड़ा सा नमक मिला दिया, यानी आपने जो आपने टेस्ट ट्यूब या जो भी बर्तन लिया उसमें आपने कितने घटक मिलाए, पहला तो पानी एक घटक हो गया, दूसरा क्या मिलाया आपने, NaCl दो। यानी कि जो हमारा विलयन, अगर कोई विलयन बना रहे हैं उसमें उसमें अगर हम दो पदार्थ मिला रहे हैं तो कैसा विलयन होगा, द्विअंगी विलयन हो गया, यानी जिसमें दो घटक मिले हो, घटक कहो चाहे पदार्थ कहो चाहे अवयव कहो, एक ही होता है। ठीक है, ये बात आपको समझना होगा। यानी द्विअंगी विलयन क्या होगा, जिसमें दो घटक मिले हुए होंगे। ठीक है, हमने एग्जाम्पल के रूप में यहाँ लिख दिया NaCl प्लस वाटर। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा दूसरा क्या होगा, त्रिअंगी विलयन होगा, यानी जिसमें तीन घटक मिले हुए, समझ में आ रहा होगा। अब देखो मान लेते हैं आपने वही टेस्ट ट्यूब लिया, इसमें एक बार वाटर, इसमें पानी डाला, ठीक है, ये देखो पानी मिलाया आपने, वाटर मीन्स पानी, आपने पानी मिलाया, फिर शुगर मीन्स चीनी उसमें डाल दिया, फिर नमक डाल दिया। अब देखो आपने मान लो कोई बर्तन ले लो, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दो, चीनी डाल दो, थोड़ा सा चीनी डाल दो, थोड़ा सा नमक डाल दो। अभी आपने कितने घटक मिला दिए इसमें, तीन, यानी कितने पदार्थ मिला दिए, तीन पदार्थ मिला दिए। इसलिए एक कौन सा विलयन होगा, त्रिअंगी विलयन। इसमें कितने कितने अंग हो गए, तीन अंग हो गए। ठीक है, आपको समझ में आया। यानी अगर किसी भी विलयन में अगर तीन पदार्थ उपस्थित हो तो त्रिअंगी होगा, अगर किसी विलयन में अगर दो पदार्थ यानी दो घटक उपस्थित हो द्विअंगी होगा। इसी प्रकार अगर किसी विलयन में तीन घटक, तीन अवयव, तीन पदार्थ उपस्थित हो, यानी एक ही, आप चाहे उसे तीन घटक बोल दो, चाहे तीन अवयव बोल दो, चाहे तीन पदार्थ बोल दो, एक ही बात है, घटक पदार्थ अवयव सेम ही होता है। ठीक है, अभी हमने एग्जाम्पल में समझा, अगर हमारा अगर द्विअंगी विलयन है तो उसमें उसमें दो ही पदार्थ मिले हुए होंगे, यानी दो ही घटक होंगे। अगर तीन अंगी होगा तो उसमें
तीन ही घटक होंगे। अब देखते हैं बहुअंगी। अब बहुअंगी से आपको समझ में आ गया होगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। बहुअंगी यानी बहुत सारे अगर उसमें घटक मिल जाए, यानी तीन से अधिक घटक हो जाए, ठीक है, वो क्या हो जाएगा हमारा बहुअंगी विलयन होगा। सी वाटर यानी समुद्री जल, इसमें क्या एग्जांपल दे रहा है, समुद्री जल। अब देखो जो समुद्र होता है उसमें बहुत सारी चीजें होती है, उसमें बहुत सारी चीजें मिली हुई होती हैं, ठीक है, समझ लेना। समुद्र में बहुत सारी चीजें मिली होंगी, धूल मिट्टी कण, यानी कि इतनी चीज उसमें घुली हुई होती है कि वो पीने लायक नहीं होता। उसमें बहुत सारे पदार्थ भी मिले होते हैं, सोडियम पोटेशियम, कुछ हानिकारक पदार्थ भी होते हैं, उसमें नमक भी होता है, उसमें आयोडीन भी होता है, ये सब चीजें आप जानते हो, ठीक है। इसलिए यानी कि बहुत अंगी विलयन यानी जिसमें बहुत सारे, मान लो आप कोई टेस्ट ट्यूब ले ले, उसमें हमने चीनी भी डाल दिया, नमक भी डाल दिया, पानी भी है, उसमें कोई ऐसा पदार्थ मिला दो जो उसमें मिल जाए, जैसे आपने ग्लूकोज डाल दिया उसके अंदर, और फिर आपने नींबू भी डाल दिया, ये सब क्या हो जाएगा उसमें मिल जाएगा, यानी बहुत सारे अंक हो जाएंगे, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया। बिलियन के प्रकार घटकों के आधार पे आपको आई होप अच्छे समझ में आ गया होगा। मैंने एकदम सिंपल आपको समझाने की कोशिश की है, कोई आपको डिफिकल्ट वर्ड नहीं आप यूज किया हुआ है, ठीक है। आप अच्छे से इसे नोट्स बनाना, अच्छे से आप इसे देखना। अब देखो आपको समझ में आ गया। अब देखो बिलियन में मान ले, अब हमें इस पूरे चैप्टर में केवल द्विअंगी बिलियन के बारे में पढ़ना है, यानी पूरा जो चैप्टर हमारा ये बिलियन है जो क्लास 12th में है, इसमें केवल द्विअंगी बिलियन के बारे में ही पढ़ेंगे, यानी जो भी बिलियन होगा उसमें केवल दो ही घटक मिले हुए होंगे। अब समझते हैं, देखो बिलियन में जो घटक मिले हुए होते हैं दो, एक तो जो उसमें मिला होगा, पहला विलायक होगा, दूसरा विलेय होगा, ठीक है। देखो, और जो विलायक होगा उसकी मात्रा ज्यादा होती है, और जो विलेय होता है उसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है। देखो जो विलयन होगा उसकी, जो विलयन है यानी उसमें जो दो घटक मिले होते हैं, उसमें से जो पहला जो घटक घुलता है वो विलेय होगा, और जो घोलेगा वो विलायक होगा, ठीक है। यानी विलायक की मात्रा यहाँ ज्यादा होगी, ये ज्यादा होती है, और जो विलेय होता है वो कम होता है। अब देखो, जैसे मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल लिया था, अभी मैंने आपको यहाँ पर समझाया कि जब हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या डाला, फिर से आप देखो अच्छे से एकदम समझना, ठीक। मैंने यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब लिया था, टेस्ट ट्यूब में हमने NaCl डाला, वाटर डाला। देखो जब आप कोई बर्तन ले लो, उसमें आप पानी मिला दिए और उसमें थोड़ा सा नमक मिला दिया, देखो किसकी मात्रा कम आपने लिया, पानी, नमक क्या है, थोड़ा मात्रा है, तो नमक यहाँ क्या हो गया, विलेय हो गया। देखो पानी के अंदर कौन घुल रहा है, नमक घुल रहा है, तो नमक विलेय, यानी जिसकी मात्रा विलयन में कम होती है वो क्या होगा, विलेय हो गया। बात समझ में आई। जिसकी मात्रा विलयन में कम होगी वो क्या होगा, विलेय होगा। या तो ये भी कह सकते हो जो घुलता है वो विलेय होता है, और जिसकी मात्रा अधिक होगी विलयन में वो क्या होगा, विलायक होगा। बात समझ में आई कि नहीं। जिसकी मात्रा अधिक होगी विलयन में क्या होगा, विलायक होगा, ठीक है। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल दिया है, देखो ये नमक और पानी मान लेते हैं, जिस, देखो इसमें नमक, जो पानी है वो क्या हो गया, वो सॉल्वेंट हो गया। सॉल्वेंट मीन्स होता है विलायक इंग्लिश में, और सॉल्यूट माने विलेय। बात समझ में आई। सॉल्यूट मीन्स विलेय, सॉल्वेंट मीन्स विलायक, ठीक है। आपको समझ में आ गया कि अगर कोई विलयन है उसमें दो ही चीज होंगे, पहला विलेय होगा, पहला क्या होगा, विलेय, दूसरा विलायक, दूसरा क्या होगा, विलायक, ठीक है। ये बात समझ में आई। और जो विलेय होगा उसकी मात्रा कम होगी विलयन में, और जो विलायक होगा उसकी मात्रा ज्यादा होगी विलयन में, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया। हमने क्या क्या समझा अभी, हमने समझा विलयन क्या होता है, और फिर देखा विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार किसके आधार पर देखा, घटकों की संख्या के आधार पर, यानी उसमें कितने घटक यानी कितने पदार्थ मिले हुए। अब हम देखेंगे विलयन के प्रकार किसके, भौतिक अवस्था के आधार पर। अब देखो, अब ये क्या है भौतिक अवस्था के आधार पे, हाँ, यानी विलेय आप क्या ले रहे हो और विलायक क्या ले रहे हो। भौतिक अवस्था क्या होती है, देखो अवस्थाएं कई प्रकार की होती हैं, तीन प्रकार की होती हैं, ठोस होती है, द्रव होती है, गैस। यानी पदार्थ की तीन अवस्था होती है। आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा, क्लास 11 में पढ़ा होगा, हाँ क्लास 11 में आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा, पहला ही चैप्टर है क्लास 11 का पदार्थ के ही बारे में, उसमें पहला बताया गया। यानी हमें पता है पदार्थ कितनी अवस्थाएं होती हैं, तीन अवस्थाएं, ठोस द्रव गैस। यानी अब हम यहाँ पर विलयन अवस्था के आधार पर पढ़ेंगे कि यहाँ पर हमें तीन विलयन पढ़ना होगा, एक गैसीय विलयन, दूसरा द्रवीय विलयन, और तीसरा ठोसीय विलयन, ठीक है। अब देखो,
अब देखो, अब अब हमें कैसे पता चलेगा विलयन ठोस होगा कि द्रव होगा कि गैस होगा? जैसा उसका विलायक होगा वैसा क्या होगी, विलयन होगी। मान लो अगर हमारा विलायक, अगर हमारा, देखो हमारा विलयन कैसा होगा, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर ही विलयन की निर्धारण होगा। मान लो अगर हमारा जो विलायक ही है, अगर वो गैस के रूप में है, जो भी हमारा विलयन बनेगा वो भी गैस होगा। अगर विलायक हमारा द्रव है, जो विलयन बनेगा वो भी द्रव ही होगा। अगर हमारा विलायक अगर ठोस है तो जो विलयन बनेगा वो भी ठोस होगा। देखो हमारे एनसीईआरटी में एक चार्ट दिया है, मैं डायरेक्ट उसी चार्ट से आपको समझाता हूँ। मैंने एनसीईआरटी का चार्ट यहाँ पर ले लिया है, ठीक है। और देखो ये हमारा जो है, ये हमारा एनसीईआरटी में ऐसा बना हुआ चार्ट है, आप लोग देख सकते हैं जाकर वहां पर अच्छे से। अब देखो हमारा हमारा विलयन कैसा होगा, वो कैसे कौन निर्धारित करेगा, विलायक निर्धारित करेगा। अगर विलायक गैस के रूप में है तो हमारा विलयन गैसीय विलयन हो जाएगा। अगर विलायक हमारा अगर द्रव है तो जो विलयन होगा वो भी द्रव होगा। अगर हमारा विलायक ठोस है तो जो विलयन है वो भी ठोस ही होगा। अब मान लो हमने विलायक को गैस लिया, उसके अंदर विलय गैस मिला दिया, तो विलयन कैसा हो जाएगा, गैसीय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा विलायक यहाँ पर गैस है। अब मान लो दूसरा कंडीशन, विलायक को हम गैस ही रखते हैं, विलायक को हम क्या क्या रखते हैं, गैस ही रखते हैं। विलायक को हम क्या करते हैं, गैस ही रखते हैं, और जो विलय है वो द्रव, यानी हमारे पास कोई गैस उसमें हम द्रव मिला देते हैं, फिर भी विलयन कैसा ही होगा, गैस ही होगा, क्योंकि हमारा विलायक गैस है। और मान लेते हैं विलायक जो है वो गैसी है, उसमें हम ठोस थोड़ा सा मिला देंगे तो भी विलयन गैसी होगा। यानी विलायक की भौतिक अवस्था पर यहाँ पर विलयन की निर्धारण हो गई। अगर हमारा विलायक गैस के रूप में है तो हमारा विलयन कैसा बनेगा, गैस ही बनेगा। भले अगर विलायक गैस है, अगर उसमें आप ठोस मिला रहे तो भी विलयन गैस ही बनेगा, क्योंकि हमारी विलायक गैस है। अगर विलायक गैस है, अगर उसमें आप द्रव मिला रहे तो भी विलयन गैस ही बनेगा, क्योंकि हमारा विलायक गैस है। अगर हमारा विलायक गैस है, उसमें आप विलय गैस के रूप में मिला रहे तो भी गैस ही विलयन बनेगा। अब देखो इसका उदाहरण देखते हैं। मान लो हमने विलायक गैस लिया, ठीक, विलायक हमारा क्या है यहाँ पर, गैस, और विलय भी गैस है। अब विलायक मान लेते हैं, देखो हमें पता है हमारे वातावरण में नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, और हमें यह भी पता है हमारे वातावरण में नाइट्रोजन गैस की मात्रा अधिक होती है और ऑक्सीजन गैस की कम होती है। हाँ, आपको पता है नाइट्रोजन गैस की मात्रा हमारे वातावरण में कितना होती है, तो मैं बता देना चाहता हूँ। नाइट्रोजन गैस की हमारे वातावरण में जो मात्रा होती है वो 78% होती है। देखो जो हमारी नाइट्रोजन गैस होती है उसकी मात्रा हमारे वातावरण में 78% होती है, और जो हमारी ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन की मात्रा हमारे वातावरण में 21% होती है, यानी 21%, ठीक। तो देखो यहाँ पर मात्रा किसकी जाता है, नाइट्रोजन गैस की। तो नाइट्रोजन गैस क्या हो जाएगा यहाँ पर, विलायक हो जाएगा। अभी हमने बताया विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है, जिस घटक की, जिस पदार्थ की, वही क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है। यानी विलायक यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस हो जाएगा। और ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, विलय हो जाएगी। ऑक्सीजन क्या करेगी, नाइट्रोजन में जाकर घुल जाएगी। आपको कैसा विलयन बन जाएगा, गैसीय विलयन। यानी हमारे वातावरण में कौन सा विलयन प्राप्त है, गैसीय विलयन प्राप्त है, क्योंकि वातावरण में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों गैस क्या है, आपस में मिश्रित है। क्या आप विलयन को ऐसे बता सकते हो देखकर कि अरे ये तो नाइट्रोजन उड़ रही है, ये तो ऑक्सीजन नहीं, क्योंकि वो आपस में समान रूप से मिल गए हैं। हमने पहले ही डिफिनेशन आपको बताया है कि विलयन क्या होगा, दो या दो से अधिक पदार्थ होंगे, या दो या दो से अधिक उसमें घटक मिले होंगे जो आपस में समान रूप से मिले होंगे, यानी समांगी मिश्रण होगा, वही विलयन। तो यहाँ पर जो गैसीय विलयन बना, कैसा विलयन है, समांगी मिश्रण है। कि आप ऐसे देख कर बता सकते हो कि नाइट्रोजन होगा कि ऑक्सीजन होगा, नहीं, क्योंकि वो समान रूप से मिल गए हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ विलयन वही होगा जो समांगी मिश्रण होगा, ठीक है। यहाँ आपको आपको अभी मैंने एग्जाम्पल समझा दिया कि हमारे वातावरण में नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस दोनों है। अब नाइट्रोजन तो वैसे वो सबसे ज्यादा है, 78% है, और जो ऑक्सीजन है 21% है। तो क्या हुआ, नाइट्रोजन ऑक्सीजन आपस में मिलकर एक गैसीय विलयन वातावरण बनाए हुए हैं, और कैसा विलयन है, समांगी मिश्रण है, ठीक है, समझ में आया। अब देखो अब दूसरा कंडीशन देखते हैं। अब क्या हम देखते हैं, अब हम दूसरा कंडीशन देखते हैं। विलायक हमारा अभी गैस के ही रूप में लेंगे, इसमें हम द्रव मिला देते हैं। अब तुम कहोगे हैं, हाँ। अब देखो हम मान लेते हैं हमारे पास कोई क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म कैसा होता है, एक वाष्पशील होता है,
कैसा होता है? वाष्पशील। वाष्पशील माने उड़ जाता है जल्दी से। जल्दी से क्या होता है? उड़ जाता है। और नाइट्रोजन गैस हमें पहले से पता है कहाँ है? वातावरण में पहले से ही है। अब यहाँ पर नाइट्रोजन गैस क्या होगा? विलायक हो जाएगा क्योंकि ये ज्यादा है। अब क्लोरोफॉर्म मान लेते हैं, क्लोरोफॉर्म की बोतल खुल गई, वो क्या होगा? वो हवा में उड़ जाएगा। उड़कर क्या होगा? नाइट्रोजन गैस में क्या हो जाएगा? मिश्रित हो जाएगा। तो क्या बन गया? यहाँ भी गैसीय विलयन बन गया। क्या आप क्लोरोफॉर्म नाइट्रोजन गैस को छाड़ सकते हो? नहीं छाड़ सकते, क्योंकि एक प्रकार से समांगी मिश्रण बना लेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब तीसरा कंडीशन यहाँ पे क्या होगा? हमारे पास जो विलायक हो गैस ही है। क्या है? ये देखो, ये विलायक जो है हमारा गैस ही है, इसमें हम ठोस मिला देते हैं। अब देखो, हम विलायक के रूप में नाइट्रोजन ही ले रहे हैं, क्योंकि हमारे वातावरण में नाइट्रोजन ही गैस है सबसे ज्यादा। अब मान लेते हैं कपूर। आपने कभी न कभी पूजा पाठ में अपने उपयोग किया होगा कपूर। कपूर को मान लेते हैं टेस्ट ट्यूब में हमने गर्म किया। कपूर क्या करेगा? उड़ जाएगा। उड़कर कहाँ जाएगा? क्योंकि कपूर भी क्या होता है? वाष्पीकृत हो जाता है, यानी उड़ जाता है ऊर्जा पाने पर। यानी जब उसको हम गर्म करेंगे तो उड़ जाएगा। उड़ने के बाद कहाँ जाएगा? वातावरण में जाएगा। वातावरण में क्या है? नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन गैस में क्या होगा? मिल जाएगा। मिलकर क्या बना लेगा? एक गैसीय विलयन बना लेगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया गैसीय विलयन। ठीक। अब देखते हैं दूसरा, द्रवीय विलयन। अब मान लो, अब हमने बताया कि विलयन का निर्धारण कब होगा? जब विलायक कैसा रहेगा। यहाँ पर विलायक कैसा ले रहे हैं? हम द्रव के रूप में ले रहे हैं। तो विलायक द्रव, तो विलयन कैसा? गैसीय। द्रवी 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 सॉरी 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 द्रवी होगा। यानी विलायक हमारा कैसा है? द्रव के रूप में है, तो विलयन कैसा हो जाएगा? द्रवी हो जाएगा। ये बात आप हमेशा याद रखना। आपको अगर कहीं भी कोई भी अगर क्वेश्चन कहीं से भी इससे आ रहा है, आपको बस एक बात याद रखना है, हमारा विलायक जैसा रहेगा वैसा ही हमारा विलयन प्राप्त होगा। सीधी सादी बात। अब चाहे उसमें गैस मिलाओ, चाहे ठोस मिलाओ, चाहे द्रव मिलाओ, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अगर हमारा विलायक की अवस्था अगर गैस है तो विलयन गैसी, अगर विलायक की मात्रा अगर द्रवी है तो हमारा विलयन भी द्रवी बनेगा। ठीक है। अब देखो, पहला कंडीशन लेते हैं। मान लेते हैं हमारा विलायक क्या है? द्रव है, इसमें हम गैस मिला रहे हैं। अब देखो, जल में घुली हुई ऑक्सीजन। हमें पता है मछली कहाँ रहती है? पानी में। अब मछली जीती कैसी है? हमने सुना होगा मछली पानी के अंदर सांस लेती है गलफड़े द्वारा, गिल्स द्वारा, हमने सुना हुआ है। तो यानी कि जो ऑक्सीजन है वो क्या है? जल में घुली हुई है। अब यहाँ पर जल कैसा है? जल बहुत ज्यादा है। मान लेते कोई तालाब है, उसमें थोड़ी मात्रा में ऑक्सीजन घुली हुई होगी। यानी जल क्या है? जल से क्या निर्धारण हो रहा है कि जल क्या है? यहाँ पर विलायक है। यानी विलायक की मात्रा ज्यादा, तो विलयन कैसी बन गई? द्रवी बन गई। हालांकि उसमें गैस घुली हुई है, तभी मछली वहां पर जिंदा रह पाती है। ठीक। जल में घुली हुई ऑक्सीजन इसका उदाहरण हो जाएगा। समझ आया? और दूसरा कंडीशन फिर लेते हैं हम, द्रव। हमारा विलायक द्रव ही रहेगा, इसमें द्रव मिला देते हैं। हाँ, सिंपल भाई। जल में घुली हुई एथेनॉल। एथेनॉल यहाँ पर क्या है? दारू। एथेनॉल का सूत्र आपको पता है। एथेनॉल यानी कि अगर कोई शराबी व्यक्ति हो, क्या करेगा? जल लेगा, जल, और उसमें एथेनॉल मिला देगा। यहाँ पर जल कैसा है? द्रव है। यानी जल क्या हो गया? विलायक हो गया। और इसमें क्या मिला रहे हैं? द्रव। द्रव के रूप में क्या मिला रहे हैं? एथेनॉल मिला रहे हैं। यानी हमारा विलयन द्रव्य हो जाएगा। अब तीसरे कंडीशन में भी हम द्रव लेते हैं, द्रव के अंदर ठोस मिला देते हैं। एकदम सिंपल। हम पानी लेते हैं, उसके अंदर ग्लूकोज मिलाकर पी जाते हैं। यानी जल में घुली हुई ग्लूकोज या जल में घुली हुई चीनी। विलयन कैसा हमें प्राप्त होगा? द्रवी प्राप्त होगा। अब तीसरा देखते हैं, ठोस विलयन। ठीक है। अब ठोस विलयन देखो, यानी कि हम आपको 3-4 बार बता चुके कि हमें हमें क्या देखना है? विलायक देखना है। अगर हमारा विलायक ठोस है तो विलयन भी ठोस ही प्राप्त होगा। ठीक है। अब देखो, हम विलायक ठोस के रूप में लेते हैं, उसमें हम गैस मिला देते हैं। तो एक एग्जांपल आप याद रखना। ठीक है, कि हाइड्रोजन गैस का प्लेडियम धातु में विलयन। ठीक, ये आपको याद रखना है। अब दूसरा देखते हैं। अब दूसरे कंडीशन में ठोस लेते हैं, इसमें द्रव मिलाते हैं। पारे का सोडियम के साथ अमलगम, यानी जो पारा होता है, जो Hg होता है, उसका सोडियम धातु के साथ जब उसको हम मिला देते हैं तो क्या बना लेता है? एक अमलगम बना लेता है। ठीक है। अब तीसरा एग्जांपल देखो, ठोस का ठोस में मिश्रण, यानी तांबा का सोने में विलयन। हाँ भाई, हम लोग गहने लेते हैं, आपकी मम्मी होगी, आपके कोई भी होगा घर में जो गहने पहनते हैं, जो अंगूठियां पहनती है, जो चैन पहनते हैं, क्या होता है? तांबे और सोने का मिश्रण होता है। क्या आप ऐसे बता सकते हो इसमें तांबा कितना मिला, कितना सोना? नहीं, क्योंकि एक प्रकार से समांगी मिश्रण हो जाता है। यानी कि हमारा विलायक जैसा रहेगा वैसा ही हमें विलयन भी प्राप्त होगा। ठीक है, आपको इतनी बातें अच्छे समझ में आ गई, आप अच्छे से इसका नोट्स बना लेना। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ये आपको समझ में आया? अब देखो, अब हमें पढ़ना है विलयन की उपयोगिता क्या है। क्या क्या उपयोग है विलयन का हमारे इस जीवन में, इस हमारे हमारे इस जीवन में हमें विलयन का क्या महत्व है? पहला देखो, पहला तो आपने देखा होगा, पीतल। पीतल बनाने में भी इस विलयन का उपयोग किया जाता है। कहोगे हैं पीतल बनाने में विलयन का उपयोग? हाँ,
पीतल बनाने में विलयन का उपयोग किया जाता है। अब देखो पीतल बनता कैसे है, पीतल का बर्तन आपने देखा ही होगा, जैसे पूजा होता है घर में, पीतल की चाबियां होती हैं, आप लोग सब जानते हो पीतल। पीतल को इंग्लिश में कहते हैं ब्रास। ठीक, अब देखो इसमें तांबा, तांबा मीन्स कापर और जस्ता मीन्स जिंक। ठीक है, ये दोनों मिलाकर क्या बनाते हैं, पीतल बना लेते हैं। पीतल भी एक प्रकार का क्या होता है, विलयन होता है। और दूसरा देखो कांसा, कांसा यानी ब्रोंज। अब हमें आपने कभी ना कभी खेले होंगे, एक हमें पीला कलर का या कुछ भी देते हैं, गोल्ड मेडल नहीं देते जीतने के बाद, वही क्या होता है, वही कांसा होता है। तांबा यानी कापर और टीन को मिलाकर बना देते हैं कांसा। ठीक, ये दूसरा इसका एग्जांपल हो गया विलयन की उपयोगिता में। और दूसरा जर्मन सिल्वर, आपने चम्मच उम्मच देखा होगा, आपको लगा ये तो स्टील का है, नहीं, वो जर्मन सिल्वर होता है। उसमें तांबा मिलाते हैं, कापर मिलाते हैं, जिंक मिलाते हैं, जेडन मिला देते हैं, निकेल मिला देते हैं। इन तीनों को मिलाकर हम जर्मन सिल्वर बना देते हैं। ठीक है, अब देखो दूसरी उपयोगिता, जल में फ्लोराइड आयन का घुलना। देखो अगर मान लो, अगर हमारे पास कोई हमें पता है हमारे आसपास जल है, यानी हमारी जमीन के अंदर जल है, हम हेडपंप द्वारा जल निकालते हैं, हमारे पास सबमर्सिबल लगी होती है जल निकालने के लिए, यानी अगर उस जल में अगर फ्लोराइड आयन की मात्रा अगर 1 ppm से कम या 1 ppm कितना है, तो हमारा दांत क्या रहेगा, सेफ रहेगा। अगर 1 ppm से अगर ज्यादा हो गया तो हमारा दांत क्या हो जाएगा, उस पानी को पीने से हमारा दांत क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। यानी जल में उपस्थित फ्लोराइड आयन की मात्रा, अगर अगर जल में अगर फ्लोराइड आयन अगर ज्यादा घुले हुए होंगे तो हमारा दांत क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अगर कम घुले हुए होंगे तो हमारा दांत क्या हो जाएगा, सही रहेगा। यानी विलयन की उपयोगिता यहाँ भी करते हैं। अगर कोई नया बोर करा रहा है तो वो फ्लोराइड आयन की जांच करवाता है कि जो हमारा ये जल निकल रहा है, जो हमारे हेडपंप से, ये जल शुद्ध है कि नहीं है, कि इसमें फ्लोराइड आयन की उपस्थिति कितनी है, ज्यादा है कि कम है। यानी विलयन के ही कारण ये आज के समय में संभव हो पाया है। ठीक, और दूसरा देखो सोडियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड यानी कि सोडियम और फ्लोराइड, फ्लोराइड क्या है, एक प्रकार की गैस है, और सोडियम क्या है, धातु है। इन दोनों को मिलाकर सोडियम फ्लोराइड, दोनों को मिलाकर चूहा मारने की दवा बनाते हैं। ठीक है, ये भी एक प्रकार का विलयन होता है। अब दूसरा छठवां सबसे बड़ा सबसे मस्त एग्जांपल देखो, जब भी हम कभी बीमार होते हैं तो हमें क्या डॉक्टर क्या बोलता है, पानी चढ़वा लो। जो पानी चढ़ता है वो कैसे चढ़ता है, उसमें देखो क्या होता है, जैसे पहले वो जांच करेगा, जो हमारा, हमें पता है हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, रक्त होता है, रक्त प्लाज्मा होता है। यानी पहले चेक करेगा कि हमारे जो शरीर में, जो हमारे शरीर में जो खून बह रहा है, जो हमारे नसों में, वो कितना गाढ़ा है, उसकी सांद्रता चेक करेगा। फिर उसके पास जो पानी चढ़ाएगा उसकी सांद्रता चेक करेगा, यानी उसकी सांद्रता हमारे जो हमारे शरीर के अंदर खून है उसके समान रख के तभी चढ़ाता है। ये भी क्या है, एक प्रकार से विलयन का उदाहरण है, अंतः शिरा इंजेक्शन। ठीक है, आई होप आपको इतनी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो हाँ, तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं हम अगले पार्ट में। तो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।